अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी जैपनीज ड्रामा जिसका नाम है सर्वाइवल फैमिली। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। एक सुजुकी फैमिली जिसमें 4 लोग शामिल थे, टोक्यो में रह रहे थे। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि वो एक छोटे से अपार्टमेंट में रह रहे थे। फादर, जिनका नाम था योशियुकी सुजुकी, वो टीवी देख रहे थे। उनका एक बेटा केंजी और बेटी यूई दोनों अपने अपने फ़ोन के साथ लगे हुए थे। हम देखते हैं कि तमाम लोग जदीद टेक्नोलॉजी को भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और मुश्किल से एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं। एक दिन योशी लेट उठता है क्योंकि उसकी अलार्म क्लॉक काम नहीं कर रही थी। वो तेजी से तैयार होते हुए बाहर जाता है और अपनी वाइफ मित्सुई से टाइम पूछता है, लेकिन वो देखती है तो तमाम क्लॉक काम नहीं कर रही थी। फिर मित्सुई उसे बताती है कि घर की तमाम चीजें जो बिजली पर चलती हैं वो काम नहीं कर रही, शायद पावर आउटेज हो गया है। जब यूई जागती है वो तो मानो पागल हो जाती है जब देखती है कि एसी और टीवी काम नहीं कर रहे। अब योशी बिजली वालों को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उस वक्त फोन भी काम नहीं कर रहा था। अब वो तमाम लोग तैयार होकर अपने काम और स्कूल के लिए निकल जाते हैं। वो बाहर आकर देखते हैं कि लिफ्ट के पास बहुत ज्यादा हजूम है क्योंकि लिफ्ट भी उस वक्त काम नहीं कर रही थी। अब तमाम लोग सीढ़ियों से नीचे उतर जाते हैं और परेशान थे कि ये सब क्या हो रहा है। योशी जब ट्रेन स्टेशन जाता है तब वो देखता है कि वहाँ भी बहुत ज़्यादा रश है। तभी ट्रेन मास्टर बताता है कि बिजली ना होने की सूरत में ट्रेन नहीं चलेगी। अब सब लोग बस पकड़ने के लिए भागते हैं, लेकिन तभी ये भी रियलाइज़ होता है कि फ्यूल और बिजली यूज़ करने वाली गाड़ियाँ नहीं चल सकती। तभी हम देखते हैं केंजी अपनी बाईसाइकिल पर स्कूल की तरफ जा रहा था और इसके फादर पैदल ही ऑफिस की तरफ जा रहे थे। केंजी को बाईसाइकिल पर जाता देखकर सब लोग जेलस फील कर रहे थे। अब योशी अपने ऑफिस पहुंचता है तो वहां भी बहुत ज्यादा रश होता है क्योंकि ऑटोमेटिक डोर खुल नहीं पा रहा था। जब वो दूसरे लोगों से टाइम पूछता है तो सबका यही कहना था कि उनकी घड़ी काम नहीं कर रही और इसी वजह से किसी को टाइम का पता ही नहीं था। काफी सब्र करने के बाद उसके 2 कोलीग दरवाजे का शीशा तोड़ते हैं और सब अंदर की तरफ भागते हैं ताकि काम कर सकें, लेकिन अंदर पहुंचने पर वो मायूस हो जाते हैं जब वो ये देखते हैं कि तमाम कंप्यूटर पावर आउटेज की वजह से काम नहीं कर रहे। उसी वक्त मित्सुई अपार्टमेंट के बाहर अपनी दोस्त से मिलती है और पावर आउटेज के बारे में बात करने लगती है। उसकी दोस्त स्टोर की तरफ भागने लगती है ताकि रात के लिए कैंडल्स ला सके। अब मित्सुई ये सोच रही थी कि रात तक पावर आउटेज ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो इसके पीछे भागने लगती है। स्टोर में लोग चीजों का बड़ा बड़ा स्टॉक खरीद रहे थे। लोग पानी, खाना और बहुत सी चीजें खरीद रहे थे और एक लंबी लाइन लगी हुई थी ताकि पेमेंट कर सके। अब कैशियर सिर्फ कैश ले रहा था क्योंकि उसके पास एटीएम मशीन नहीं चल रही थी। अब कुछ लोग पहले ही लाइन से निकल जाते हैं ताकि दूसरी एटीएम मशीन से कैश ला सकें, लेकिन जब उसे यूज करते हैं तो वो भी काम नहीं कर रही थी। अब योशी के ऑफिस में लोगों का ख्याल था ये नॉर्मल पावर आउटेज नहीं है और वो ये भी नहीं जान पा रहे थे कि खराबी किस चीज में है। अब वो इस बात के लिए परेशान थे कि अगर कंप्यूटर से काम नहीं कर पाए और उनका काम मुकम्मल नहीं हुआ तो उनका बॉस उन्हें फारिग कर देगा। योशी वापस आते हुए बाईसाइकिल शॉप में जाता है ताकि खुद के लिए साइकिल खरीद सके, लेकिन पावर आउटेज की वजह से बाईसाइकिल की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन फिर भी वो अपने लिए बाईसाइकिल खरीदता है। अब रात हो गई थी। सुजुकी फैमिली ने घर में कैंडल्स जलाई थी और सब सुकून से बैठकर खाना खा रहे थे। तभी केंजी वॉशरूम के लिए जाता है, लेकिन टैप से पानी भी नहीं आ रहा था। अब यूई काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि पावर आउटेज की वजह से टैप्स का पानी तो बंद नहीं होना चाहिए। अब बच्चे रोज की तरह खाने के बाद रूम में जाते हैं, लेकिन वो जल्दी ही बोर हो जाते हैं क्योंकि फोन और इंटरनेट जो नहीं चल रहे थे। अब सारी फैमिली बालकनी में जाती है और देखती है कि कैसे तारीख शहर में सितारों की रोशनी पड़ रही है। अब वो सब एक लंबे अरसे बाद इकट्ठे अच्छा वक्त गुजार रहे थे। अब पावर आउटेज को तीसरा दिन था। अपार्टमेंट के लोगों की बुरी हालत हो चुकी थी। पानी ना होने की वजह से गंदे बर्तनों से सिंक भरा हुआ था। गंदे कपड़े घर में हर तरफ लटके हुए थे। बिजली ना होने की वजह से लोगों का लाइफस्टाइल सिर्फ 3 ही दिन में बुरी तरह मुतासिर हो गया था। योशी के ऑफिस में उनका सीनियर कहता है कि जब तक पावर आउटेज का मसला ठीक नहीं होता कोई भी काम पर नहीं आएगा, लेकिन योशी कहता है अगर वो काम पर नहीं आएंगे तो वो पैसे भी नहीं कमा सकेंगे। उसका सीनियर उसे बोलता है कि वो घर जाकर अपनी फैमिली का ख्याल रखे। योशी कहता है इन हालात में टोक्यो जैसे शहर में रहना मुश्किल हो गया है। योशी जब बाहर आता है तो वो देखता है कि उसका सीनियर अपनी फैमिली के साथ यहाँ से कहीं दूर जा रहा है। अब योशी भी ऐसा करने का सोचता है, लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद भी थी कि शायद सब कुछ नॉर्मल हो जाए। अब मित्सुई कुछ वाटर कैन उठाए हुए बाहर आती है। एक वाटर टैंक के पास बहुत ज्यादा हजूम था। सब लोग पानी भर रहे थे, लेकिन वो और बाकी तमाम लोग वापस चले जाते हैं क्योंकि उस टैंक में भी पानी खत्म हो जाता है। अब योशी बैंक में जाता है ताकि कुछ पैसे निकाल सके, लेकिन वो क्राउड से धक्के खाकर वापस आ जाता है। अब पावर आउटेज को 7वां दिन था।
तमाम ग्रोसरी स्टोर से खाना और राशन खत्म हो चुका था। तमाम ऑफिस और स्कूल बंद हो गए थे। पावर आउटेज की वजह से तमाम फैक्ट्रियां भी बंद हो गई थी। अब ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ से किसी और जगह शिफ्ट होने लग गए थे। अब सुजुकी फैमिली भी ये डिसाइड करती है कि वो भी ऐसा ही करेगी। अगली सुबह वो अपने बैग्स पैक करके अपनी अपनी बाईसाइकिल पर निकल पड़ते हैं। बच्चे अपनी अपनी बाईसाइकिल पर बैठते हैं, जबकि योशी मित्सुई को अपने पीछे बिठाता है। अब वो रास्ते से कुछ पानी लेने के लिए रुकते हैं, लेकिन तमाम शॉप पर पानी की कीमत बहुत ज्यादा होती है। अब मित्सुई बार्गेनिंग करके कुछ प्राइस लो करवा लेती है। फिर वो एक जगह रुक कर खाना खाते हैं और खाने के फौरन बाद फिर से निकल पड़ते हैं। अब वो एयरपोर्ट पहुंच गए थे ताकि फ्लाइट पकड़कर मित्सुई के गांव कागोशिमा जाएं, जहां उसके फादर रह रहे थे। उन्हें बताया गया था कि फ्लाइट्स काम कर रही हैं, लेकिन वो बहुत मायूस हो जाते हैं जब एयरपोर्ट के बाहर क्राउड देखते हैं। वो तमाम लोग कंप्लेन कर रहे थे, लेकिन उन्हें बोला जा रहा था जब तक पावर आउटेज वापस ठीक नहीं हो जाता तब तक कोई फ्लाइट नहीं जाएगी। रात गुजारने के लिए वो एक होटल में जाते हैं और वहाँ की ओनर हालात का फायदा उठाकर बहुत ज्यादा प्राइस मांगती है, लेकिन वो बगैर कंप्लेन किए उसे पेमेंट कर देते हैं। रात के वक्त यूई कहती है कि हमें वापस घर जाना चाहिए, लेकिन योशी कहता है कि टोक्यो में खाने के लिए ना खाना है और ना पीने के लिए पानी, इसलिए वहाँ रहना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो बाईसाइकिल पर ही कागोशिमा जाएंगे। केंजी और यूई बुक स्टोर से मैप पर कागोशिमा की जगह लोकेट करने लगते हैं और योशी खाने के लिए कुछ सामान खरीदता है और वो अपना सफर शुरू कर देते हैं। कुछ ही घंटों में वो हाईवे पर पहुंच जाते हैं जहाँ और भी लोग कंट्री साइड की तरफ ट्रेवल कर रहे थे। अब वो रात गुजारने के लिए कैंप लगा लेते हैं और कुछ और ट्रेवलर्स के साथ वही रुकते हैं। एक कपल केंजी को पानी पीता देखकर उससे पानी मांगता है, लेकिन वो झूठ बोलते हैं कि ये बॉटल लास्ट है और फिर वो सब खाना खाकर सो जाते हैं। अब पावर आउटेज को 16वां दिन था। पूरी फैमिली एक दरिया के किनारे थी और अब उनकी आखिरी पानी की बोतल भी खत्म हो जाती है। योशी दरिया का पानी पीने लगता है और फिर से सफर शुरू करते हैं, लेकिन तेज तूफानी बारिश आती है। वो खुद को बचाने के लिए बाईसाइकिल को उधर छोड़कर एक दीवार के साथ बैठ जाते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि बारिश खत्म हुई है तो वो वापस अपनी अपनी साइकिल की तरफ आते हैं, लेकिन वो देखते हैं तूफान की वजह से उनकी बाईसाइकिल का टायर खराब हो चुका है, उनके तमाम कपड़े खराब हो गए हैं और उनका तमाम खाना गिर के जाया हो गया है। अब बच्चे खाने और पानी की तलाश में निकल जाते हैं, जबकि योशी और मित्सुई पीछे कुछ रेस्ट करने लगते हैं। बच्चों को एक ग्रोसरी स्टोर दिखता है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन अंदर पहुंचने पर वो देखते हैं खाने की तमाम चीजें खत्म हो चुकी हैं। फिर केंजी टायर देखने लगता है, लेकिन वो भी सारे बिक चुके थे। फिर उसे बैटरी वाटर नजर आता है जिसे पीने के लिए भी यूज कर सकते हैं, तो वो उसे ले लेता है। यूई अपने पेरेंट्स के लिए कैट फूड ले लेती है। अब वो वापस पहुंच गए थे। यूई पहली दफा कैट फूड खाने लगी थी और उसे वो बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो सब कंप्रोमाइज करते हैं। अब केंजी फोन कवर से बाईसाइकिल का टायर ठीक कर लेता है और वो दोबारा से अपने सफर पे रवाना हो जाते हैं। एक हफ्ता वो बैटरी वाटर और कैट फूड पर गुजारा करते हैं। अब 22nd डे था जब वो और लोगों से मिलते हैं। अब वो इकट्ठे सफर करने लगते हैं और ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। अब 43 डे था जब सब लोग एक एक्वेरियम के सामने पहुंचते हैं और फिश पकड़कर उसे खाने लगते हैं। जब सुजुकी फैमिली की बारी आती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। योशी शॉपकीपर के पांव पकड़ता है कि बच्चों के खाने के लिए कुछ दे दे, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। मायूस फैमिली फिर से सफर शुरू करती है, लेकिन जल्दी ही थक जाती है क्योंकि उन्होंने ना खाना खाया था और ना ही पानी पिया हुआ था। अब वो एक खेत में पहुंचते हैं। भूख से इतनी बुरी हालत थी कि योशी कीड़े को खाने लगता है और फिर उनके सामने एक पिग आ जाता है। वो उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। अब योशी उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो उसे ज़िबा करने से हिचकिचाते हैं, जबकि वो भूखे भी थे। अब वो उसे ज़िबा करने ही वाले थे, तभी उसका मालिक वहां पहुंच जाता है और कहता है कि पिग को फार्म पर ले जाने के लिए मेरी मदद करो। वो सब ऐसा ही करते हैं। वो आदमी जिसका नाम टनाका था वो उन्हें खाने के लिए बहुत सारा खाना देता है, जिससे वो अपनी बहुत से दिनों की भूख मिटाते हैं। अब वो कुछ दिन वहाँ ही रुकते हैं, लेकिन फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो दोबारा गांव जाने के लिए सफर पर रवाना होंगे। अब वो एक दरिया के किनारे पहुंच गए थे और मैप खोलने पर उन्हें पता चलता है कि उन्हें इस दरिया को पार करना होगा। फिर वो लकड़ी से बोट बनाते हैं। योशी और केंजी यूई और मित्सुई को दरिया के पास छोड़कर खुद दोबारा बाईसाइकिल लाने के लिए जाते हैं, लेकिन समंदर के बीच पहुंचते हैं तो तेज तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। केंजी अपने डैड को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन नहीं बचा पाता। दरिया के पार पहुंचकर वो तीनों बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। अब 94 डे था। वो रेलवे ट्रैक पर चल रहे थे, बट तभी उन पर डॉग्स का अटैक होता है। मित्सुई गिर जाती है। बच्चे उसे बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि उसकी टांग टूट चुकी है। अब वो ट्रैक पर वापस चले जाते हैं और तभी ट्रेन आ जाती है। अब फॉर्चुनेटली ट्रेन रुक जाती है
और इस फैमिली की हेल्प करती है, उनकी मोम की बैंडेज करती है और बच्चों को खाना देती है। अब एक सीन दिखाया जाता है जिसमें योशी को दरिया के किनारे होश आ जाता है और वो साइड पर ट्रक के पास बैठ जाता है। अब ट्रेन वहां पास से गुजरती है। योशीयुकी स्मोक बनाकर सामने करता है ताकि ट्रेन उसकी हेल्प करे और फिर ट्रेन रुक जाती है। अब फैमिली दोबारा से मिल जाती है और बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं। अब ट्रेन उनको उनकी मंजिल तक छोड़ने के लिए जाती है। वहां पहुंचकर वो मित्सुई के फादर से मिलते हैं और वही रहने लगते हैं। पावर आउटेज को अब 2 साल और 126 दिन गुजर गए थे, लेकिन वो सब खुशी खुशी कागोशिमा में रह रहे थे। वो मछलियां पकड़ते थे और अपने कपड़े खुद बनाते थे। अब वो रात को सोए हुए थे, तभी अलार्म क्लॉक के बजने की आवाज आती है। तमाम लोग जाग जाते हैं। पावर आउटेज ठीक हो गया था, अब लाइट्स ऑन हो गई थी और फोन भी बजने लगते हैं। कुछ हफ्ते बाद वो टोक्यो वापस चले गए थे और अपनी लाइफ वापस जीने लगते हैं। न्यूज में दिखाया जाता है कि 2.5 साल बाद पावर आउटेज ठीक हुआ था। कुछ लोगों का कहना था कि ये टेररिस्ट का काम है और कुछ का कहना था कि सन फ्लेयर की वजह से ऐसा हुआ है और मूवी यही खत्म हो जाती है। अब फैमिली एक दूसरे के करीब रहने लगी थी, जो पहले एक दूसरे से बात भी नहीं किया करते थे। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस like this, turn on notification and leave a like to help the channel out. Thank you for watching.